नमस्कार। राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण 1919 से 1947 ईस्वी। राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण 1919 से 1947 ईस्वी। राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण 1919 से 1947 ईस्वी। राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण 1919 से 1947 ईस्वी। राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण 1919 से 1947 ईस्वी। गांधीवादी चरण गांधीवादी चरण गांधीवादी चरण गांधीवादी चरण गांधीवादी चरण 1919 से 1947 के काल को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल का तृतीय चरण या गांधी के नाम से जाना जाता है। 1919 से 1947 के काल को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल का तृतीय चरण गांधी के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण था। स्वतंत्रता संग्राम के पहले दो चरणों में नरमपंथी और वामपंथी दलों के नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। वहीं तीसरे चरण में महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे। इस युग के राष्ट्रीय आंदोलन ने जनसंघर्ष का रूप धारण कर लिया। राष्ट्रवादियों, क्रांतिकारियों, सैनिकों, किसानों, मजदूरों, सामान्य जन सभी ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1919 से 1947 के काल को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल का तृतीय चरण या गांधी के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम चरण था। स्वतंत्रता संग्राम के पहले दो चरणों में नरमपंथी और वामपंथी दलों के नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। वहीं तीसरे चरण में महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे। इस युग के राष्ट्रीय आंदोलन ने जनसंघर्ष का रूप धारण कर लिया। राष्ट्रवादियों, क्रांतिकारियों, सैनिकों, किसानों, मजदूरों, सामान्य जन सभी ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस काल में कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई। इस काल में कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई, जिसके तीन निरंतर प्रगतिशील चरण: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इस काल में कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई, जिसके तीन निरंतर प्रगतिशील चरण: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन थे। इन चरणों में हिंदू मुस्लिम मतभेद अपने चरम स्तर पर पहुंचे। परिणामतः 1940 में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। 1942 में करो या मरो का नारा के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। 1942 में करो या मरो के नारे के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। अंततः भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की विजय हुई। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। अंततः भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की विजय हुई। 15 अगस्त 1947 को देश विजय हो गया। अंततः भारत। गांधी जी सामान्य परिचय। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक संपन्न परिवार में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी करने के बाद गांधी जी 1892 से 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए। इस मुकदमे में उन्होंने सफलता हासिल की। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक संपन्न परिवार में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी करने के बाद गांधी जी 1892 से 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए। इस मुकदमे में उन्होंने सफलता हासिल की। गांधी जी सामान्य परिचय। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक संपन्न परिवार में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी करने के बाद गांधी जी 1892 से 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए। इस मुकदमे में उन्होंने सफलता हासिल की। गांधी जी सामान्य परिचय। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक संपन्न परिवार में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने से पूर्व अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी करने के बाद गांधी जी 1892 से 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए। इस मुकदमे में इन्होंने सफलता हासिल की। इस दौरान इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वहाँ प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना और यह प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना आवश्यक था। गांधी जी ने इस संबंध में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। इस दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वहाँ प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना और यह प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना आवश्यक था। गांधी जी ने इस संबंध में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। विदित है कि डरबन से विक्टोरिया जाते समय गांधी जी को अपमानित किया गया और यहीं से इन्होंने भारतीयों के नेतृत्व की प्रेरणा मिली। विदित है कि डरबन से विक्टोरिया जाते समय गांधी जी को अपमानित किया गया और यहीं से उन्होंने भारतीयों के नेतृत्व की प्रेरणा मिली। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंगभेद के नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किया। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंगभेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी
आंदोलन भी शुरू किया। अपनी सहयोगी जर्मन शिल्पकार कॉलन बाख की मदद से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। अपने सहयोगी जर्मन शिल्पकार कॉलन बाख की मदद से और टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। वहाँ रहकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन किया तथा 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। वहाँ रहकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन किया तथा 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा सन 1914 में अधिकांश रंग-भेद कानूनों को रद्द कर दिया गया। उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा सन 1914 में अधिकांश रंग-भेद कानूनों को रद्द कर दिया गया। 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई। 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई। गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी एक सामान्य परिचय। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक संपन्न परिवार में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी करने के बाद गांधी जी 1892 से 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने गांधी जी सामान्य परिचय। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक संपन्न परिवार में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी करने के बाद गांधी जी 1892 से 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए। इस मुकदमे में इन्होंने सफलता हासिल की। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक संपन्न परिवार में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी करने के बाद गांधी जी 1892 से 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए। इस मुकदमे में इन्होंने सफलता हासिल की। गांधी जी सामान्य परिचय। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक संपन्न परिवार में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी करने के बाद गांधी जी 1892 से 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए। इस मुकदमे में उन्होंने सफलता हासिल की। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक संपन्न परिवार में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी करने के बाद गांधी जी 1892 से 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए। इस मुकदमे में उन्होंने सफलता हासिल की। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक संपन्न परिवार में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी करने के बाद गांधी जी 1892 से 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए। इस मुकदमे में इन्होंने सफलता हासिल की। इस दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वहाँ प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना और यह प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना अनिवार्य था। गांधी जी ने इस संबंध में राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। इस दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वहाँ प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना और यह प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना आवश्यक था। गांधी जी ने इस संबंध में राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। विदित है कि डरबन से प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को अपमानित किया गया और यहीं से उन्होंने भारतीयों के नेतृत्व की प्रेरणा मिली। विदित है कि डरबन से प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को अपमानित किया गया और यहीं से उन्होंने भारतीयों के नेतृत्व की प्रेरणा मिली। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंगभेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किया। अपने सहयोगी जर्मन शिल्पकार कॉलन बाख की मदद से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। वहाँ रहकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया तथा 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। उनके प्रयासों व आंदोलनों के कारण दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा सन 1914 में अधिकांश रंग-भेद कानूनों को रद्द कर दिया गया। 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंगभेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किया। अपने सहयोगी जर्मन शिल्पकार कॉलन बाख की मदद से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। वहाँ रहकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया तथा 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। उनके प्रयासों व आंदोलनों के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा सन 1914 में अधिकांश रंग-भेद
कानूनों को रद्द कर दिया गया। उन दिनों में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराजनामा पुस्तक थी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई। गांधी जी का भारत आगमन, 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 गांधी जी का भारत आगमन। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे। यहाँ वो गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से सर्वाधिक प्रभावित हुए और कालांतर में गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से वे सर्वाधिक प्रभावित हुए और कालांतर में गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से वे सर्वाधिक प्रभावित हुए और कालांतर में गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। गांधी जी जिस समय भारत में आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया और भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए उन्होंने कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाले सर्जन भी कहने लगे थे। गांधी जी जिस समय भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्होंने कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाले सर्जन भी कहने लगे थे। गांधी जी से भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसके लिए उन्होंने कुछ लोग सेना में भर्ती होने वाले सर्जन भी कहने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की। भारत आने पर गांधी जी ने साबरमती नदी किनारे सत्याग्रह आश्रम साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसका उद्देश्य रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना था। भारत आने पर गांधी जी ने साबरमती नदी किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसका उद्देश्य रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना था। भारत आने पर गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसका उद्देश्य रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना था। भारत आने पर गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसका उद्देश्य रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना था। गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उत्तरी बिहार के चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद के श्रमिक विरोध आंदोलन तथा गुजरात के खेरा कृषक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के पश्चात हुआ। गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उदय उत्तरी बिहार के चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद के श्रमिक विरोध आंदोलन तथा गुजरात के खेरा कृषक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के पश्चात हुआ। गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उदय उत्तरी बिहार के चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद के श्रमिक विरोध आंदोलन तथा गुजरात के खेरा कृषक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के पश्चात हुआ। गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उदय उत्तरी बिहार के चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद के श्रमिक विरोध आंदोलन तथा गुजरात के खेरा कृषक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के पश्चात हुआ। गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उदय उत्तरी बिहार के चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद के श्रमिक विरोध आंदोलन तथा गुजरात के खेरा कृषक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के पश्चात हुआ। गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उदय उत्तरी बिहार गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रभावशाली नेता के रूप में उत्तरी बिहार के चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद के श्रमिक विरोध आंदोलन तथा गुजरात के खेरा कृषक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के पश्चात हुआ। भारत में गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917। भारत में गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917। भारत में गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के दो प्रमुख कारण थे। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के दो प्रमुख कारण थे। चंपारण में नील बगान के मालिकों द्वारा काफी ऋण चंपारण में नील बगान मालिकों बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के दो प्रमुख कारण थे। चंपारण में नील बगान के मालिकों द्वारा तकावी ऋण और तीन कठिन व्यवस्था। कृषकों को अपनी जमीन की 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के दो प्रमुख कारण थे। चंपारण में नील बगान के मालिकों द्वारा तकावी ऋण और तीन कठिन व्यवस्था थी। उसको अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। बिहार के चंपारण में गांधी जी
गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला शुरू 1917 में किया। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के 2 प्रमुख कारण थे। चंपारण में नील बगान के मालिकों द्वारा तकाबी ऋण और तिनकटिया व्यवस्था कृषकों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों डाई का विकास हो गया था। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों डाई का विकास हो गया था, जिससे भारतीय कृषकों द्वारा उगाए गए नील की मांग ठप हो चुकी थी। परिणामतः चंपारण के बगान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। यूरोपीय बगान मालिकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया व लगान व गैर कानूनी अफवाहों की मदद की दर मनमानी ढंग से बढ़ा दी। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने इस उपस्थिति से गांधी जी को अवगत कराया। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों डाई का विकास हो गया था, जिससे भारतीय कृषकों द्वारा उगाए गए नील की मांग ठप हो चुकी थी। परिणामतः चंपारण के बगान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। यूरोपीय बगान मालिकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया तथा लगान व गैरकानूनी अफवाह की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने इस उपस्थिति से गांधी जी को अवगत कराया। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों डाई का विकास हो गया था, जिससे भारतीय कृषकों द्वारा उगाए गए नील की मांग ठप हो चुकी थी। परिणामतः चंपारण के बगान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। यूरोपीय बगान मालिकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया तथा लगान व गैरकानूनी अफवाहों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने इस अवस्थिति से गांधी जी को अवगत कराया। गांधी जी चंपारण पहुंचकर कृषकों की समस्या से अवगत हुए तथा सरकार को इस समस्या का हल करने के लिए कहा। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया। गांधी जी चंपारण शहर पहुंचकर कृषकों की समस्याओं से अवगत हुए तथा सरकार को इस समस्या का हल करने के लिए कहा। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया। गांधी जी चंपारण शहर पहुंचकर कृषकों की समस्या से अवगत हुए तथा सरकार को इस समस्या का हल करने के लिए कहा। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया। गांधी जी चंपारण पहुंचकर कृषकों की समस्या से अवगत हुए तथा सरकार को इस समस्या का हल करने के लिए कहा। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया। गांधी जी आयोग को समझाने में सफल रहे कि तिनकटिया प्रथा खत्म होनी चाहिए। सरकार के प्रयासों से ही किसानों को अंग्रेज नील बगान मालिकों से मुक्ति मिली। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। गांधी जी आयोग को समझाने में सफल रहे कि तिनकटिया प्रथा खत्म होनी चाहिए। गांधी जी के प्रयासों से किसानों को अंग्रेज नील बगान मालिकों से मुक्ति मिली। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। गांधी जी आयोग को समझाने में सफल रहे कि तिनकटिया प्रथा खत्म होनी चाहिए। गांधी जी के प्रयासों से किसानों को अंग्रेज नील बगान मालिकों से मुक्ति मिली। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। चंपारण सत्याग्रह में ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरसी पारिख, जे.बी. कृपलानी आदि उनके सहयोगी थे। चंपारण सत्याग्रह में ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरसी पारिख, जे.बी. कृपलानी आदि उनके सहयोगी थे। चंपारण सत्याग्रह में ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरसी पारिख, जे.बी. कृपलानी आदि उनके सहयोगी थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अहमदाबाद में मजदूरों का आंदोलन, प्रथम भूख हड़ताल 1918। यह आंदोलन मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ। यह आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, प्रथम भूख हड़ताल 1918। अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, प्रथम भूख हड़ताल 1918। अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, प्रथम भूख हड़ताल 1918। यह आंदोलन मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ। यह आंदोलन मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ। यह आंदोलन मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ। वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद भी मिल मालिक को इसे समाप्त करना चाहते थे। वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद ही मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे। वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद ही मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे। जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। जबकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बढ़ी महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ी महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे। जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ी महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते
तथ्यों की गहराई से जांच करने के बाद गांधी जी ने 35% बोनस की मांग की। तथ्यों की गहराई से जांच करने के बाद गांधी जी ने 35% बोनस की मांग की। तथ्यों की गहराई से जांच करने के बाद गांधी जी ने 35% बोनस की मांग की। इन मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि जो इससे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गांधी जी इससे क्षुब्ध हुए तथा उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा तथा सारे मामले को न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। गांधी जी से क्षुब्ध हुए तथा उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा तथा सारे मामले को न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। गांधी जी से क्षुब्ध हुए तथा उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा तथा सारे मामले को न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। न्यायाधिकरण ने भी 35% बोनस देने को कहा। न्यायाधिकरण ने भी 35% बोनस देने को कहा। न्यायाधिकरण ने भी 35% बोनस देने को कहा। इस पूरे आंदोलन में अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रही। इस पूरे आंदोलन में अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रही। इस पूरे आंदोलन में अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रही। खेरा सत्याग्रह प्रथम असहयोग आंदोलन 1918। खेरा सत्याग्रह प्रथम असहयोग आंदोलन 1918। खेरा में फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल की जा रही थी। खेरा में फसल बर्बाद होने के बाद भी खेरा सत्याग्रह प्रथम असहयोग आंदोलन 1918। खेरा में फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल की जा रही थी। किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया तथा मालगुजारी माफ करने की मांग की गई। खेरा में फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल की जा रही थी। किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया तथा मालगुजारी माफ करने की मांग की गई। खेरा में फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल की जा रही थी। किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया तथा मालगुजारी माफ करने की मांग की गई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों विठल भाई पटेल और गांधी जी ने पूरे मामले की पड़ताल करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज़ है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विठल भाई पटेल और गांधी जी ने पूरे मामले की पड़ताल करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज़ है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विठल भाई पटेल और गांधी जी ने पूरे मामले की पड़ताल करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज़ है। विठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि नेता भी गांधी जी के साथ रहे। विठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि नेता भी गांधी जी के साथ रहे। विठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि नेता भी गांधी जी के साथ रहे। इस आंदोलन में गुजरात सभा ने सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन में गुजरात सभा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस वर्ष इसके अध्यक्ष गांधी जी थे। इस आंदोलन में गुजरात सभा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय इसके अध्यक्ष गांधी जी थे। इस आंदोलन में गुजरात सभा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय इसके अध्यक्ष गांधी जी थे। इसी बीच सरकार द्वारा गुप्त निर्देश जारी किया गया कि लगान उन्हीं से वसूल किया जाए जो देने की स्थिति में है। इसकी जानकारी मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। इस सरकार द्वारा गुप्त निर्देश जारी किया गया कि लगान उन्हीं से वसूल किया जाए जो देने की स्थिति में है। इसकी जानकारी मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। इसी बीच सरकार द्वारा गुप्त निर्देश जारी किया गया लगान उन्हीं से वसूल किया जाए जो देने की स्थिति में है। इसकी जानकारी मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। रौलट एक्ट 1919 भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रौलट एक्ट लाया गया। रौलट एक्ट 1919 भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रौलट एक्ट लाया गया। रौलट एक्ट 1919 भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रौलट एक्ट लाया गया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जा सकता है। इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जा सकता है। इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जा सकता है। इसे काले कानून की भी संज्ञा दी जाती है। इसे काले कानून की भी संज्ञा दी जाती है। इसे काले कानून की भी संज्ञा दी जाती है। इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा गया। इसे काले कानून की भी संज्ञा दी जाती है। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया तथा 6 अप्रैल को जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया तथा 6 अप्रैल को जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। अंग्रेजों के विरोध हेतु सत्याग्रह सभा की भी स्थापना की। अंग्रेजों के विरोध हेतु सत्याग्रह सभा की भी स्थापना की गई। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया तथा 6 अप्रैल को जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। अंग्रेजों के विरोध हेतु
सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। गांधी ने एक्ट का विरोध किया तथा 6 अप्रैल को जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। अंग्रेजों के विरोध हेतु सत्याग्रह सभा की भी स्थापना की गई। 9 अप्रैल कुछ स्रोतों में 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल कुछ स्रोतों में 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल कुछ स्रोतों में 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 9 अप्रैल कुछ सूत्रों में 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। 9 अप्रैल कुछ स्रोतों में 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। 9 अप्रैल कुछ स्रोतों में 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल पहुंचकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल पर पहुंचकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल पर पहुंचकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। आंकड़े के अनुसार मरने वालों की संख्या 369 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 369 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 369 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 369 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए। गांधी जी लोगों को लगा कि कहीं पूरा देश हिंसा के चपेट में न आ जाए अतः उन्होंने 18 अप्रैल को आंदोलन वापस की घोषणा की। गांधी जी को लगा कि कहीं पूरा देश हिंसा के चपेट में न आ जाए अतः उन्होंने 18 अप्रैल को आंदोलन वापसी की घोषणा की। गांधी जी को लगा कि कहीं पूरा देश हिंसा की चपेट में न आ जाए अतः उन्होंने 18 अप्रैल को आंदोलन वापसी की घोषणा की। इस नरसंहार के विरोध में रवींद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस नरसंहार के विरोध में रवींद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस नरसंहार के विरोध में रवींद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्याकांड कहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 9 अप्रैल कुछ स्रोतों में 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विधानसभा का आयोजन हुआ। 9 अप्रैल कुछ स्रोतों में 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। जनरल डायर ने इससे अपने आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल पहुंचकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जनरल डायर ने इससे अपने आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल पहुंचकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। आंकड़े के अनुसार मरने वालों की संख्या 369 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए। आंकड़े के अनुसार मरने वालों की संख्या 369 थी, आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए। गांधी जी को लगा कि कहीं पूरा देश हिंसा की चपेट में न आ जाए अतः उन्होंने 10 अप्रैल को आंदोलन वापसी की घोषणा की। गांधी जी को लगा कि कहीं पूरा देश हिंसा की चपेट में न आ जाए अतः उन्होंने 10 अप्रैल को आंदोलन वापसी की घोषणा की। गांधी जी को लगा कि कहीं पूरा देश हिंसा की चपेट में न आ
चाहे अतः उन्होंने 18 अप्रैल को आंदोलन वापसी की घोषणा की। इस नरसंहार के विरोध में रवींद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस नरसंहार के विरोध में रवींद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस नरसंहार के विरोध में रवींद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस नरसंहार के विरोध में रवींद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्याकांड कहा। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्याकांड कहा। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्याकांड कहा। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्याकांड कहा। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्याकांड कहा। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य के पद से त्यागपत्र दे दिया। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य से त्यागपत्र दे दिया। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया। इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सियारदास तायब और जयकर आदि थे। कांग्रेस की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर की निंदा की तथा उसके निर्णयों को विवेकहीन एवं भावावेश में उठाया गया कदम बताया। इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सियारदास तायब और जयकर आदि थे। कांग्रेस की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर की निंदा की तथा उसके निर्णय को विवेकहीन एवं भावावेश में उठाया गया कदम बताया। इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सियारदास तायब और जयकर आदि थे। कांग्रेस की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर की निंदा की तथा उसके निर्णय को विवेकहीन एवं भावावेश में उठाया गया कदम बताया। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की गठित किया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य चिमनलाल, सीतलवाड़, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण थे। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य चिमनलाल, सीतलवाड़, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण थे। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की गठित किया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य चिमनलाल, सीतलवाड़, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण थे। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लागू और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने हेतु गोली चलाना आवश्यक हो गया था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्यों को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी से जो उचित समझा वही किया। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लागू और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने हेतु गोली चलाना आवश्यक हो गया था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी से जो उचित समझा वही किया। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लागू और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने हेतु गोली चलाना आवश्यक हो गया था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी से जो उचित समझा वही किया। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले इंडेमिनिटी बिल पास कर दिया था। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले इंडेमिनिटी बिल पास कर दिया था। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले इंडेमिनिटी बिल पास कर दिया था। सजा के तौर पर डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए तथा सम्मानार्थ तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई। सजा के तौर पर डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए तथा सम्मानार्थ तलवार, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई। सजा के तौर पर डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए तथा सम्मानार्थ तलवार, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई।
गांधी जी का भारत आगमन। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से वे सर्वाधिक प्रभावित हुए और कालांतर में गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। गांधी जी जिस समय भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके लिए उन्होंने कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाले सर्जन भी कहते थे। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की। भारत आने पर गांधी जी ने साबरमती किनारे सत्याग्रह आश्रम साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसका उद्देश्य रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना था। गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उदय भी उत्तरी बिहार के चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद के श्रमिक विवाद आंदोलन तथा गुजरात के खेड़ा कृषक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के पश्चात हुआ। रॉलेट एक्ट 1919। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। रॉलेट एक्ट 1919। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता था। इस अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता था। इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील से कानून कहा जाता है। इसे काले कानून की भी संज्ञा दी जाती है। इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील से कानून कहा जाता है। इसे काले कानून की भी संज्ञा दी जाती है। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया तथा 6 अप्रैल को जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। अंग्रेजों के विरोध हेतु सत्याग्रह सभा की भी स्थापना की गई। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया तथा 6 अप्रैल को जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। अंग्रेजों के विरोध हेतु सत्याग्रह सभा की भी स्थापना की गई। 9 अप्रैल कुछ स्रोतों में 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल कुछ स्रोतों में 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 9 अप्रैल कुछ स्रोतों में 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। 9 अप्रैल कुछ स्रोतों में 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 9 अप्रैल कुछ स्रोतों में 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल पहुंचकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल पहुंचकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 389 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 389 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए। गांधी जी को लगा कि कहीं पूरा देश हिंसा की चपेट में न आ जाए, अतः उन्होंने 18 अप्रैल को आंदोलन वापस की घोषणा की। गांधी जी को लगा कि कहीं पूरा देश हिंसा की चपेट में न आ जाए, अतः उन्होंने 18 अप्रैल को आंदोलन वापसी की घोषणा की। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्याकांड कहा। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्याकांड कहा। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया। इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति की नियुक्ति की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, श्री दास, दयावजी और जयकर आदि थे। कांग्रेस की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर की निंदा की तथा उनके निर्णयों को विवेकहीन एवं भावावेश में उठाया गया कदम बताया। इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, श्री दास, दयावजी और जयशंकर आदि थे। कांग्रेस की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर की निंदा की तथा उनके निर्णयों को विवेकहीन तथा एवं भावनावेश में उठाया गया कदम बताया। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी
एसआई की कार्यकारिणी के सदस्य पद से त्याग पत्र दे दिया। इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी आर दास, देवजी और जयकर आदि थे। कांग्रेस की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जननायक की निंदा की तथा उनके निर्णयों को विवेकहीन एवं भावावेश में उठाया गया कदम बताया। इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी आर दास, देवजी और जयकर आदि थे। कांग्रेस की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर की निंदा की तथा उनके निर्णयों को विवेकहीन एवं भावावेश में उठाया गया कदम बताया। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए 100 आयोग गठित किया, जिनमें 3 भारतीय सदस्य चुमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण थे। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए 100 आयोग गठित किया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य चुमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण थे। 100 आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अमृतसर के तत्कालीन परिसर में मार्शल लॉ लागू और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने हेतु गोली चलाना आवश्यक हो गया था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्यों को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी से जो उचित समझा वही किया। 100 आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लागू और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने हेतु गोली चलाना आवश्यक हो गया था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी से जो उचित समझा वही किया। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने 100 आयोग की रिपोर्ट आने से पहले इंडेमिटी बिल पास कर लिया था। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने 100 आयोग की रिपोर्ट आने से पहले इंडेमिटी बिल पास कर लिया था। सजा के तौर पर डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने 100 आयोग की रिपोर्ट आने से पहले इंडेमिटी बिल पास कर लिया था। सजा के तौर पर डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए तथा समानार्थ तलवार, सॉर्ड ऑफ ऑनर और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने 100 आयोग की रिपोर्ट आने से पहले इंडेमिटी बिल पास कर लिया था। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने 100 आयोग की रिपोर्ट आने से पहले इंडेमिटी बिल पास कर लिया था। सजा के तौर पर डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए तथा समानार्थ तलवार, सॉर्ड ऑफ ऑनर और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई। सजा के तौर पर डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए तथा समानार्थ तलवार, सॉर्ड ऑफ ऑनर और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई। सजा के तौर पर डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए तथा समानार्थ तलवार, सॉर्ड ऑफ ऑनर और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई। सजा के तौर पर डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए तथा समानार्थ तलवार, सॉर्ड ऑफ ऑनर और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई। गांधीवादी चरण 1919 काल को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल का तृतीय चरण या गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी सामान्य परिचय। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक संपन्न परिवार में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी करने के बाद गांधी जी 1892 से 1893 दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए। इस मुकदमे में उन्होंने सफलता हासिल की। सामान्य परिचय। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक संपन्न परिवार में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी करने के बाद गांधी जी 1892 से 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए। इस मुकदमे में इन्होंने सफलता हासिल की। इस दौरान इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वहाँ प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना और यह प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना आवश्यक था। गांधी जी ने इस संबंध में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। इस दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वहाँ प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना और यह प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना आवश्यक था। गांधी जी ने इस संबंध में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। विदित है कि डरबन से प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को अपमानित किया गया और यहीं से उन्होंने भारतीयों के नेतृत्व की प्रेरणा मिली। विदित है कि डरबन से प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को अपमानित किया गया और यहीं से उन्हें भारतीयों के नेतृत्व की प्रेरणा मिली। 1896 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंगभेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किया। अपनी सहयोगी जर्मन शिल्पकार हॉलेनबाख की मदद से
टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। वहां रहकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया तथा 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा सन 1914 में अधिकांश रंगभेद कानूनों को रद्द कर दिया गया। 1909 में पश्चिम मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इटालियन इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंगभेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किया। अपने सहयोगी जर्मन शिल्पकार कोलेनबाख की मदद से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। वहां रहकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया तथा 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा सन 1914 में अधिकांश रंगभेद कानूनों को रद्द कर दिया गया। 1909 में पश्चिम मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई। राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण 1919 से 1947। राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण 1919 से 1947। गांधीवादी चरण 1919 से काल को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण 1919 से 1947। 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 गांधीवादी चरण 1919 से 1947 काल को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल का तृतीय चरण या गांधी के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण था। स्वतंत्रता संग्राम के पहले दो चरणों में नरमपंथी दलों के नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। वहीं तीसरे चरण में महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे। इस युग के राष्ट्रीय आंदोलन ने जनसंघर्ष का रूप धारण कर लिया। राष्ट्रवादियों, क्रांतिकारियों, सैनिकों, किसानों, मजदूरों, सामान्य जन सभी ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1919 से 1947 के काल को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल का तृतीय चरण या गांधी के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण था। स्वतंत्रता संग्राम के पहले दो चरणों में नरमपंथी एवं गर्मपंथी दलों के नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। वहीं तीसरे चरण में महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे। इस युग के राष्ट्रीय आंदोलन ने जनसंघर्ष का रूप धारण कर लिया। राष्ट्रवादियों, क्रांतिकारियों, सैनिकों, किसानों, मजदूरों, सामान्य जन सभी ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस काल में कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई, जिसके तीन निरंतर प्रगतिशील चरण असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन थे। इस काल में कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई, जिनके तीन निरंतर प्रगतिशील चरण असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन थे। इस काल में कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई, जिसके तीन निरंतर प्रगतिशील चरण असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन थे। इस चरण में हिंदू मुस्लिम मतभेद अपने चरम स्तर पर पहुंच गए। परिणामतः 1940 में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। 1942 में करो या मरो के नारे के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। अंततः भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की विजय हुई और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। इस चरण में हिंदू मुस्लिम मतभेद अपने चरम स्तर पर पहुंच गए। परिणामतः 1940 में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। 1942 में करो या मरो के नारे के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। अंततः भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की विजय हुई और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। गांधी जी का भारत आगमन। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से वे सर्वाधिक प्रभावित हुए और कालांतर में गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। गांधी जी जिस समय भारत में आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाले सर्जेंट भी कहने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की। भारत आने पर गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसका उद्देश्य रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना था। गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उदय उत्तर बिहार के चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद के श्रमिक विवाद आंदोलन तथा गुजरात के खेरा कृषक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के पश्चात हुआ। भारत में गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1919। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। चंपारण में सत्याग्रह करने के
करने के दो प्रमुख कारण थे। चंपारण में नील बगान के मालिकों द्वारा तकावी ऋण और तिनकटिया व्यवस्था। कृषकों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के दो प्रमुख कारण थे। चंपारण में नील बगान के मालिकों द्वारा तकावी ऋण और तिनकटिया व्यवस्था। कृषकों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों डाई का विकास हो गया था, जिससे भारतीय कृषकों द्वारा उगाए गए नील की मांग ठप हो चुकी थी। परिणामतः चंपारण के बगान मालिक नील की खेती बंद करने को व्यस्त हो गए। यूरोपीय बगान मालिकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया तथा लगान व गैर कानूनी अभावों की दर मान्य ढंग से बढ़ा दी। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने इस अवस्थिति से गांधी जी को अवगत कराया। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों डाई का विकास हो गया था, जिससे भारतीय कृषकों द्वारा उगाए गए नील की मांग ठप हो चुकी थी। परिणामतः चंपारण के बगान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। यूरोपीय बगान मालिकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया तथा लगान व गैर कानूनी अववाब की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने इस अवस्थिति से गांधी जी को अवगत कराया। गांधी जी चंपारण पहुंचकर कृषकों की समस्याओं से अवगत हुए तथा सरकार को इस समस्या का हल करने के लिए कहा। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया। गांधी जी चंपारण पहुंचकर कृषकों की समस्या से अवगत हुए तथा सरकार को इस समस्या का हल करने के लिए कहा। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया। गांधी जी आयोग को समझाने में सफल रहे कि तिनकटिया पद्धति खत्म होनी चाहिए। गांधी जी के प्रयासों से ही किसानों को अंग्रेज नील बगान मालिकों से मुक्ति मिली। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। गांधी जी आयोग को समझाने में सफल रहे कि तिनकटिया पद्धति खत्म होनी चाहिए। गांधी जी के प्रयास से ही किसान को अंग्रेज नील बगान मालिक से मुक्ति मिली। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। चंपारण सत्याग्रह में ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरसिंह पारिख, जेवी कृपलानी आदि उनके सहयोगी थे। चंपारण सत्याग्रह में ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरसिंह पारिख, जेवी कृपलानी आदि उनके सहयोगी थे। 2017 में चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2017 में चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2017 में चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2017 में चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे 2017 में चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, प्रथम भूख हड़ताल 1918। अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, प्रथम भूख हड़ताल 1918। यह आंदोलन मिल श्रम मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ। यह आंदोलन मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ। वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद ही मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ी महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ी महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। तथ्यों की गहराई से जांच करने के बाद गांधी जी ने 35% बोनस की मांग की। तथ्यों की गहराई से जांच करने के बाद गांधी जी ने 35% बोनस की मांग की। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गांधी जी इससे क्षुब्ध हुए तब उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और सारे मामलों को न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। गांधी जी इससे क्षुब्ध हुए तथा उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और सारे मामले को न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। न्यायाधिकरण ने भी 35% बोनस देने को कहा। गांधी जी इससे क्षुब्ध हुए तथा उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा तथा सारे मामले को न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। न्यायाधिकरण ने भी 35% बोनस देने को कहा। न्यायाधिकरण ने भी 35% बोनस देने को कहा। अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, प्रथम भूख हड़ताल 1918। यह आंदोलन मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ।
यह आंदोलन मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ। बस वे प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद ही मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बड़ी महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बड़ी महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बड़ी महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। तथ्यों की गहराई से जांच करने के बाद गांधी जी ने 35% बोनस की मांग की। तथ्यों की गहराई से जांच करने के बाद गांधी जी ने 35% बोनस की मांग की। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि जो स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गांधी जी से क्षुब्ध हुए तथा उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। सारे मामलों को न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। गांधी जी से क्षुब्ध हुए तथा उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। सारे मामलों को न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। न्यायाधिकरण ने भी 35% बोनस देने को कहा। न्यायाधिकरण ने भी 35% बोनस देने को कहा। इस पूरे आंदोलन में अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईयाबेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रही। इस पूरे आंदोलन में अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईयाबेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रही। खेरा सत्याग्रह प्रथम असहयोग आंदोलन 1918। खेरा सत्याग्रह प्रथम असहयोग आंदोलन 1918। खेरा में फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल की जा रही थी। किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया तथा मालगुजारी माफ करने की मांग की गई। खेरा में फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल की जा रही थी। किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया तथा मालगुजारी माफ करने की मांग की गई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विठल भाई पटेल और गांधी जी ने पूरे मामले की पड़ताल करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज़ है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों विठल भाई पटेल और गांधी जी ने पूरे मामले की जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज़ है। वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि नेता भी गांधी जी के साथ रहे। वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि नेता भी गांधी जी के साथ रहे। इस आंदोलन में गुजरात सभा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस वर्ष इसके अध्यक्ष गांधी जी थे। इस आंदोलन में गुजरात सभा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस वर्ष इसके अध्यक्ष गांधी जी थे। इस बीच सरकार द्वारा गुप्त निर्देश जारी किया गया कि लगान उन्हीं से वसूल किया जाए जो देने की स्थिति में है। इसकी जानकारी मिलते ही गांधी जी ने वो आंदोलन वापस कर दिया। इसी समय सरकार द्वारा गुप्त निर्देश जारी किया गया कि लगान उन्हीं से वसूल किया जाए जो देने की स्थिति में है। इसकी जानकारी मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जून 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया तथा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को चुना गया। जून 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया तथा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को चुना गया। 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। असहयोग आंदोलन 1920 से 21। असहयोग आंदोलन 1920 से 21। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर में असहयोग आंदोलन की पुष्टि के साथ साथ दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। नागपुर में असहयोग आंदोलन की पुष्टि के साथ साथ दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय के अनुसार स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जनसंघर्ष को अपनाया। पहले निर्णय के अनुसार स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जनसंघर्ष को
अपनाया। दूसरे निर्णय के अनुसार कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यों की एक सूची तैयार की। दूसरे निर्णय के अनुसार कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यों की एक सूची तैयार की। सभी वयस्क को कांग्रेस का सदस्य बनाना। सभी वयस्क को कांग्रेस का सदस्य बनाना। एक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। एक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन। एक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन। स्वदेशी वस्तुओं मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन। चरखी तथा खादी का प्रयोग शुरू किया गया। स्वदेशी वस्तुओं मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन। चरखी तथा खादी का प्रयोग शुरू किया गया। यथासंभव हिंदी भाषा का प्रयोग आदि। यथासंभव हिंदी भाषा का प्रयोग आदि। स्वराज की प्राप्ति हेतु कांग्रेसियों ने संवैधानिक उपायों के साथ साथ सरकार को कर देने से मना करने व सीधी कार्रवाई जैसी गतिविधियों को अपनाने पर जोर दिया। स्वराज की प्राप्ति हेतु कांग्रेसियों ने संवैधानिक उपायों के साथ साथ सरकार को कर देने से मना करने व सीधी कार्रवाई जैसी गतिविधियों को अपनाने पर जोर दिया। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए गए। थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए गए। थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, सी.आर. दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, सी.आर. दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इनमें मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी. राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी. प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इनमें मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी. राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी. प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन मार्च 1921 में कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन मार्च 1921 में कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया एवं लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन मार्च 1921 में कांग्रेस की सदस्यता का एक लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया एवं लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम 2 रूपों में रहे। प्रथम सकारात्मक, द्वितीय नकारात्मक। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम 2 रूपों में रहे। प्रथम सकारात्मक, द्वितीय सकारात्मक। राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना। राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना। अस्पृश्यता विरोध हिंदू मुस्लिम एकता। अस्पृश्यता विरोध हिंदू मुस्लिम एकता। स्वदेशी का प्रचार प्रसार। स्वदेशी का प्रचार प्रसार। खादी वस्त्रों के निर्माण एवं उपयोग को प्रोत्साहन। खादी वस्त्रों के निर्माण एवं उपयोग को प्रोत्साहन। शराबबंदी नकारात्मक। सरकारी उपाधि एवं प्रशस्ति पत्रों को लौटाना। सरकारी उपाधि एवं प्रशस्ति पत्रों को लौटाना। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों को विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार। सरकारी उत्सवों व समारोहों का बहिष्कार। सरकारी उत्सवों व समारोहों का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अवैतनिक पदों तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्यागपत्र। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अवैतनिक पदों तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्यागपत्र। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा। उनकी मृत्यु में असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा। उनकी मृत्यु में असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस द्वारा गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया गया था और कांग्रेस ने 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया। 1921 में लॉर्ड रीडिंग को भारत का वायसराय बनाए जाने पर दानव चक्र और बढ़ गया। मुख्य नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस द्वारा गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया गया
था और कांग्रेस ने 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया। 1921 में लॉर्ड रीडिंग को भारत का वायसराय बनाए जाने पर दमन चक्र और बढ़ गया। मुख्य नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। परिणामतः जगह जगह पर लाठीचार्ज, मारपीट और हत्याकांड प्रारंभ हो गए। पंजाब के गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने के लिए सिखों द्वारा अकाली आंदोलन नामक एक अहिंसक आंदोलन चलाया गया। असम के चाय बागान के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मेदिनीपुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया। उत्तरी केरल के मारवाड़ क्षेत्र में मोकला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने शक्तिशाली जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया तथा आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को घोषणा की कि अगर 7 दिनों के भीतर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए और प्रेस पर से सरकार ने नियंत्रण स्थापित नहीं किया तो वे करों की अदायगी रोकने समेत सामूहिक रूप से बारदौली में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। परंतु इसी समय चौरी चौरा कांड हो गया, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। खिलाफत आंदोलन। विश्व में भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सेवर्स-सेब्रे की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया तथा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। विश्व में भारत के खिलाफत आंदोलन। विश्व में भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सेवर्स-सेब्रे की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया तथा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। मित्र राष्ट्रों के रवैये से भारतीय मुसलमान सहित विश्व के सभी मुसलमानों में रोष की लहर दौड़ उठी। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ओटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के हेतु आंदोलन शुरू कर दिया। मित्र राष्ट्रों के रवैये से भारतीय मुसलमान सहित विश्व के सभी मुसलमानों में रोष की लहर दौड़ उठी। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ओटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खलीफा के पद को बनाए रखने हेतु आंदोलन शुरू कर दिया। मित्र राष्ट्रों के रवैये से भारतीय मुसलमान सहित विश्व के सभी मुस्लिमों में रोष की लहर दौड़ उठी। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ओटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के हेतु आंदोलन शुरू कर दिया। 1919 में मित्र राष्ट्रों के रवैये से भारतीय मुसलमान सहित विश्व के सभी मुसलमानों में रोष की लहर दौड़ उठी। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ओटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए हेतु आंदोलन शुरू कर दिया। 1919 में अली बंधु मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खां तथा हजरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया गया। 1919 में अली बंधु मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खां तथा हजरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना। 1919 में अली बंधु मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खां तथा हजरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना।
जून 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया तथा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को चुना गया। जून 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया तथा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को चुना गया। जून 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी जून 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया तथा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को चुना गया। 1924 में जहां उसमें समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व वाली सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। 1924 में यह आंदोलन में समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व वाली सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। 1924 में यह आंदोलन में समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व वाली सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। असहयोग आंदोलन 1920 से 21। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर में असहयोग आंदोलन गोष्ठी के साथ दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय के अनुसार स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जनसंघर्ष को अपनाया। दूसरे निर्णय के अनुसार कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यों की एक सूची तैयार की। सभी व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बनाना। एक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन। स्वदेशी वस्तुओं मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन। चरखे तथा खादी का प्रयोग शुरू किया गया। यथासंभव हिंदी का भाषा का प्रयोग आदि। असहयोग आंदोलन 1920 से 21। असहयोग आंदोलन 1920 से 21। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर में असहयोग आंदोलन की पुष्टि के साथ दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर में असहयोग आंदोलन की पुष्टि के साथ दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय के अनुसार स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जनसंघर्ष को अपनाया। पहले निर्णय के अनुसार स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जनसंघर्ष को अपनाया। पहले निर्णय के अनुसार स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जनसंघर्ष को अपनाया। दूसरे निर्णय के अनुसार कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यों की एक सूची तैयार की। दूसरे निर्णय के अनुसार कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यों की सूची तैयार की। सभी व्यक्ति को कांग्रेस का सदस्य बनाना। सभी व्यक्ति को कांग्रेस का सदस्य बनाना। एक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का पुनर्गठन। एक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन। स्वदेशी वस्तुओं मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन। चरखे तथा खादी का प्रयोग शुरू किया गया। स्वदेशी वस्तुओं मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन। चरखे तथा खादी का प्रयोग शुरू किया गया। यथासंभव हिंदी का प्रयोग आदि। यथासंभव हिंदी का प्रयोग आदि। स्वराज की प्राप्ति हेतु कांग्रेसियों ने संवैधानिक उपायों के साथ साथ सरकार को कर देने से मना करने के और सीधे
स्वदेशी वस्तुओं मुख्यतः हाथ की कताई बनाई को प्रोत्साहन संकेत तथा खादी आदि का प्रयोग शुरू किया गया। यथासंभव हिंदी का प्रयोग आदि स्वराज की प्राप्ति हेतु यथासंभव हिंदी का प्रयोग आदि स्वराज की प्राप्ति हेतु कांग्रेसियों ने संवैधानिक उपायों के साथ साथ सरकार को कर देने से मना करने व सीधी कार्रवाई जैसी गतिविधियों को अपनाने पर जोर दिया। स्वराज की प्राप्ति हेतु कांग्रेसियों ने संवैधानिक उपायों के साथ साथ सरकार को कर देने से मना करने व सीधी कार्रवाई जैसी गतिविधियों को अपनाने पर जोर दिया। स्वराज की प्राप्ति हेतु कांग्रेसियों ने संवैधानिक उपायों के साथ साथ सरकार को कर देने से मना करने व सीधी कार्रवाई जैसी गतिविधियों को अपनाने पर जोर दिया। स्वराज की प्राप्ति हेतु कांग्रेसियों ने संवैधानिक उपायों के साथ साथ सरकार को कर देने से मना करने व सीधी कार्रवाई जैसी गतिविधियों को अपनाने पर जोर दिया। स्वराज की प्राप्ति हेतु कांग्रेसियों ने संवैधानिक उपायों के साथ साथ सरकार को कर देने से मना करने व सीधी कार्रवाई जैसी गतिविधियों को अपनाने पर जोर दिया। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए गए। थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए गए। थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए गए। थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, C.R. दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए गए। थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, C.R. दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, C.R. दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, C.R. दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, C.R. दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इनमें मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T. प्रकाशम व राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इनमें मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T. प्रकाशम व राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इनमें मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T. प्रकाशम व राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन मार्च 1921 में कांग्रेस की सदस्यता का असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन मार्च 1921 में कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया एवं लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन मार्च 1921 में कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया एवं लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन मार्च 1921 में कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया एवं लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर
अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम दो रूपों में रहे। प्रथम सकारात्मक, द्वितीय नकारात्मक। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम दो रूपों में रहे। प्रथम सकारात्मक, द्वितीय सकारात्मक। राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों एवं पंचायती अदालतों की स्थापना। राष्ट्रीय विद्यालयों एवं पंचायती अदालतों की स्थापना। सकारात्मक। राष्ट्रीय विद्यालयों एवं पंचायती अदालतों की स्थापना। अस्पृश्यता विरोधी हिंदू मुस्लिम एकता। अस्पृश्यता विरोध हिंदू मुस्लिम एकता। अस्पृश्यता विरोध हिंदू मुस्लिम एकता। स्वदेशी का प्रचार प्रसार। स्वदेशी का प्रचार प्रसार। खादी वस्त्रों के निर्माण एवं उपयोग को प्रोत्साहन देना। खादी वस्त्रों के निर्माण एवं उपयोग को प्रोत्साहन देना। शराबबंदी। नकारात्मक। सरकारी उपाधि प्रशस्ति पत्रों को हटाना। नकारात्मक। सरकारी उपाधि प्रशस्ति पत्रों को हटाना। नकारात्मक। सरकारी उपाधि प्रशस्ति पत्रों को हटाना। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार। सरकारी उत्सवों व समारोहों का बहिष्कार। सरकारी उत्सवों व समारोहों का बहिष्कार। सरकारी उत्सवों व समारोहों का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अवैतनिक पदों तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्यागपत्र। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अवैतनिक पदों तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्यागपत्र। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अवैतनिक पदों तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्यागपत्र। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा। उनकी मृत्यु में असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा। उनकी मृत्यु में असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा। उनकी स्मृति में असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस द्वारा गांधी जी के अनुसार बहिष्कार किया गया था और कांग्रेस ने 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस द्वारा गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया गया और कांग्रेस ने 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस द्वारा गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया गया था और कांग्रेस ने 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। 1921 में लॉर्ड इरविन को भारत का वायसराय बनाए जाने पर दमन चक्र और बढ़ गया। मुख्य नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। उन्नीस के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस द्वारा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा कांग्रेस द्वारा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस द्वारा गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया गया था और कांग्रेस ने 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। 1921 में लॉर्ड इरविन को भारत का वायसराय बनाए जाने पर दमन चक्र और बढ़ गया। मुख्य नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। परिणामतः जगह जगह पर लाठीचार्ज, मारपीट और हत्याकांड प्रारंभ हो गए। पंजाब के गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने के लिए सिखों द्वारा अकाली आंदोलन नामक एक अहिंसक आंदोलन चलाया गया। असम के चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी।
मेदिनीपुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया। उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में मोमोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने शक्तिशाली जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया तथा आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। परिणामतः जगह जगह पर लाठी चार्ज, मारपीट और हत्याकांड प्रारंभ हो गए। पंजाब के गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने के लिए सिखों द्वारा अकाली आंदोलन नामक एक अहिंसक आंदोलन चलाया गया। असम के चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मेदिनीपुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया। उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने शक्तिशाली जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया तथा आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। परिणामतः जगह जगह पर लाठीचार्ज, मारपीट और हत्याकांड हो गए। पंजाब के गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने के लिए सिखों द्वारा अकाली आंदोलन नामक एक अहिंसक आंदोलन चलाया गया। असम के चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मेदिनीपुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया। उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने शक्तिशाली जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया तथा आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। परिणामतः जगह जगह पर लाठीचार्ज, मारपीट और हत्याकांड प्रारंभ हो गए। पंजाब के गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने के लिए सिखों द्वारा अकाली आंदोलन नामक एक अहिंसक आंदोलन चलाया गया। असम के चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मेदिनीपुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया। उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने शक्तिशाली जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया तथा आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। परिणामतः जगह जगह पर लाठीचार्ज, मारपीट और हत्याकांड प्रारंभ हो गए। पंजाब के गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने के लिए सिखों द्वारा अकाली आंदोलन नामक एक अहिंसक आंदोलन चलाया गया। असम के चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मेदिनीपुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया। उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने शक्तिशाली जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया तथा आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को घोषणा की कि अगर 7 दिनों के भीतर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए और प्रेस पर से सरकार ने नियंत्रण समाप्त नहीं किया तो वे करों की अदायगी को रोकने समेत सामूहिक रूप से बारडोली में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। परंतु इसी समय चौरा-चौरी कांड हो गया, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को घोषणा की कि अगर 7 दिनों के भीतर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए और प्रेस पर से सरकार ने नियंत्रण समाप्त नहीं किया तो वे करों की अदायगी रोकने समेत सामूहिक रूप से बारडोली में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू देंगे। परंतु इसी समय चौरा-चौरी कांड हो गया, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को घोषणा की कि अगर 7 दिनों के भीतर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए और प्रेस पर सरकार ने नियंत्रण समाप्त नहीं किया तो वे करों की अदायगी रोकने समेत सामूहिक रूप से बारडोली में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। परंतु इस समय चौरा-चौरी कांड हो गया, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को घोषणा की कि अगर 7 दिनों के भीतर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए और प्रेस पर से सरकार ने नियंत्रण समाप्त नहीं किया तो वे करों की अदायगी रोकने समेत सामूहिक रूप से बारडोली में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। परंतु इसी समय चौरा-चौरी कांड हो गया, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को घोषणा की कि अगर 7 दिनों के भीतर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए और प्रेस पर से सरकार ने नियंत्रण समाप्त नहीं किया तो वे करों की अदायगी रोकने समेत सामूहिक रूप से बारडोली में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। परंतु इसी समय चौरी-चौरा कांड हो गया, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी-चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को संयुक्त क्रांति गोरखपुर जिले में चौरी-चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण भड़की जनता ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार तथा 21 हमलावरों की मृत्यु हो गई। बढ़ती हिंसक गतिविधियों को देखते हुए गांधी ने बारडोली में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई, जिसमें चौरी-चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह
व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण भारतीय जनता ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं तथा 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई। बढ़ती हिंसक गतिविधियों को देखते हुए गांधी जी ने बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड नामक स्थान पर कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण भारतीय जनता ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार तथा 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई। बढ़ती हिंसक गतिविधियों को देखते हुए गांधी जी ने बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण भारतीय जनता ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार तथा 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई। बढ़ती हिंसक गतिविधियों को देखते हुए गांधी ने बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण भारतीय जनता ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार तथा 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई। बढ़ती हिंसक गतिविधियों को देखते हुए गांधी जी ने बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस कदम की आलोचना की। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस कदम की आलोचना की। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस कदम की आलोचना की। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस कदम की आलोचना की। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस कदम की आलोचना की। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस कदम की आलोचना की। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस कदम की आलोचना की। देश के विभिन्न भागों में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। स्थिति का लाभ उठाते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाने का निश्चय किया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद की सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष की सजा दी गई। 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी जी को समय से पूर्व छोड़ दिया गया। देश के विभिन्न भागों में मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। स्थिति का लाभ उठाते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाने का निश्चय किया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष की सजा दी गई। 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी जी को समय से पूर्व छोड़ दिया गया। देश के विभिन्न भागों में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। स्थिति का लाभ उठाते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाने का निश्चय किया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष की सजा दी गई। 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी को समय से पूर्व रिहा कर दिया गया। देश के विभिन्न भागों में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। स्थिति का लाभ उठाते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाने का निश्चय किया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया 6 वर्ष की सजा दी गई। 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी जी को समय से पूर्व छोड़ दिया गया। चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण भारतीय जनता ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार तथा 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई। बढ़ती हिंसक गतिविधियों को देखते हुए गांधी जी ने बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई,
इसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस कदम की आलोचना की। देश के विभिन्न भागों में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। स्थिति का लाभ उठाते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाने का निश्चय किया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष की सजा दी गई। 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी जी को समय से पूर्व छोड़ दिया गया। खिलाफत आंदोलन। विश्व में भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सेवर्स की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया तथा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। खिलाफत आंदोलन। विश्व में भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सेवर्स की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया तथा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। मित्र राष्ट्रों की वजह से भारतीय मुसलमान सहित विश्व के सभी मुस्लिमों में रोष की लहर दौड़ उठी। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खलीफा के पद को बनाए रखने हेतु आंदोलन शुरू कर दिया। मित्र राष्ट्रों के वजह से भारतीय मुसलमान सहित विश्व के सभी मुसलमानों में रोष की लहर दौड़ उठी। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के हेतु आंदोलन शुरू कर दिया। 1919 में अली बंधु, मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खां तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया गया। 1919 में अली बंधु, मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खां तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली की खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई। गांधी जी ने इस हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना। नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई। गांधी जी ने इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना। जून 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया तथा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को चुना गया। जून 1920 की खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया तथा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को चुना गया। 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। असहयोग आंदोलन 1920 से 21। असहयोग आंदोलन 1920 से 21। दिसंबर असहयोग आंदोलन 1920 से 21। 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 दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर में असहयोग आंदोलन की पुष्टि के साथ साथ 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। नागपुर में असहयोग आंदोलन की पुष्टि के साथ साथ 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय के अनुसार स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जन संघर्ष को अपनाया। पहले निर्णय के अनुसार स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर जन संघर्ष को अपनाया। दूसरे निर्णय के अनुसार कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यों की एक सूची तैयार की। दूसरे निर्णय के अनुसार कांग्रेस ने रचनात्मक कार्य प्रमुख की एक सूची तैयार की। सभी वयस्क को कांग्रेस का सदस्य बनाना। नमस्कार। मुस्लिम तथा हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रिया। नेहरू रिपोर्ट के रूप में देश के भावी संविधान की रूपरेखा का निर्माण राष्ट्रवादी नेताओं की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नेहरू रिपोर्ट में देश के भावी संविधान की रूपरेखा का निर्माण राष्ट्रवादी नेताओं की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यद्यपि आरंभ में उन्होंने प्रशंसनीय एकता प्रदर्शित की, किंतु सांप्रदायिक
निर्वाचन के मुद्दे को लेकर धीरे धीरे उनके बीच विवाद गहरा गए। मुस्लिम तथा हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रिया। नेहरू रिपोर्ट के रूप में देश के भावी संविधान की रूपरेखा का निर्माण राष्ट्रवादी नेताओं की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यद्यपि आरंभ में उन्होंने प्रशंसनीय एकता को प्रदर्शित की, किंतु सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे को लेकर धीरे धीरे उनके बीच विवाद गहरा गए। नेहरू रिपोर्ट के रूप में देश के भावी संविधान की रूपरेखा का निर्माण राष्ट्रवादी नेताओं की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यद्यपि आरंभ में उन्होंने प्रशंसनीय एकता प्रदर्शित की, किंतु सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे को लेकर धीरे धीरे उनके बीच विवाद गहरा गए। दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में अनेक प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया। दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में अनेक प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने 4 मांगों को संविधान के प्रस्तावित मसौदे में जोड़ने की मांग की। दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में अनेक प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने 4 मांगों को संविधान के प्रस्तावित मसौदे में जोड़ने की मांग की। दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में अनेक प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने 4 मांगों को संविधान के प्रस्तावित मसौदे में जोड़ने की मांग की। सिंध को एक अलग राज्य बनाया जाए। सिंध को एक अलग राज्य बनाया जाए। सिंध को एक अलग राज्य बनाया जाए। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को वही दर्जा दिया जाए जो अन्य प्रांतों को मिला हुआ है। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को वही दर्जा दिया जाए जो अन्य प्रांतों को मिला है। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को वही दर्जा दिया जाए जो अन्य प्रांत को मिला है। केंद्रीय विद्यालयों में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व मिले। केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व मिले। केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व मिले। पंजाब और बंगाल में प्रतिनिधित्व का अनुपात आबादी के अनुपात हो तथा अन्य प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटों का मौजूदा आरक्षण बरकरार रहे। पंजाब और बंगाल में प्रतिनिधित्व का अनुपात आबादी के अनुरूप हो तथा अन्य प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटों का मौजूदा आरक्षण बरकरार रहे। पंजाब और बंगाल में प्रतिनिधित्व का अनुपात आबादी के अनुपात हो तथा अन्य प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटों का मौजूदा आरक्षण बरकरार रहे। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा हेतु एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपरोक्त मांगों को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू होते ही जिन्ना ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। परिणामतः मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गई तथा मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी एवं आगा खां के गुट से जाकर मिल गए। इसके पश्चात मार्च 1929 को जिन्ना ने अलग से 14 सूत्री मांगें पेश की। यही से आधुनिक भारतीय इतिहास में ब्रिटिशों द्वारा बोया गया सांप्रदायिकता का बीज पेड़ का रूप धारण किए हुए सामने आया। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा हेतु एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपरोक्त मांगों को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू होते ही जिन्ना ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। परिणामतः मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गई तथा मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी एवं आगा खां के गुट से जाकर मिल गए। इसके पश्चात मार्च 1929 को जिन्ना ने अलग से 14 सूत्री मांगें पेश की। यहीं से आधुनिक भारतीय इतिहास में ब्रिटिशों द्वारा बोया गया सांप्रदायिकता का बीज पेड़ का रूप धारण किए हुए सामने आया। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा हेतु एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपरोक्त मांगों को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू होते ही जिन्ना ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। परिणामतः मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गई तथा मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी एवं आगा खां के गुट से जाकर मिल गए। इसके पश्चात मार्च 1929 को जिन्ना ने अलग से 14 सूत्रीय मांगें पेश की। यहीं से आधुनिक भारतीय इतिहास में ब्रिटिशों द्वारा बोया गया सांप्रदायिकता का बीज पेड़ का रूप धारण किए हुए सामने आया।
जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे। संविधान का भावी रूप संघीय हो तथा प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की जाए। संविधान का भावी रूप संघीय हो तथा प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की जाए। संविधान का भावी रूप संघीय हो तथा प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की जाए। देश के सभी विधानमंडलों तथा सभी प्रांतों की अन्य निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण दिया जाए। देश के सभी विधानमंडलों तथा सभी प्रांतों की अन्य निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण दिया जाए। देश के सभी विधानमंडलों तथा सभी प्रांतों की अन्य निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण दिया जाए। सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता प्रदान की जाए। सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता प्रदान की जाए। सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता प्रदान की जाए। सांप्रदायिक समूह का निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाए। सांप्रदायिक समूह का निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाए। सांप्रदायिक समूह का निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाए। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाए। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाए। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाए। सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, प्रचार एवं शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, प्रचार एवं शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, प्रचार एवं शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। भविष्य में किसी प्रदेश के गठन या विभाजन में बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की अक्षुण्णता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। भविष्य में किसी प्रदेश के गठन या विभाजन में बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की अक्षुण्णता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। सिंध को बम्बई से पृथक कर एक नया प्रांत बनाया जाए। सिंध को बम्बई से पृथक कर एक नया प्रांत बनाया जाए। सिंध को बम्बई से पृथक कर एक नया प्रांत बनाया जाए। किसी निर्वाचित निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें। किसी निर्वाचित निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें। किसी निर्वाचित निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें। सभी सरकारी सेवाओं में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिए जा सकते। सभी सरकारी सेवाओं में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिए जाए। सभी सरकारी सेवाओं में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिए जाए। अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान एवं उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए जाए। अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में भी सुधार किए जाए। अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए जाए। संविधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृति, भाषा, व्यक्तिक विधि, मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण एवं अनुदान के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाए। संविधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृति, भाषा, व्यक्तिक विधि, मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण एवं अनुदान के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएं। संविधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृति, भाषा, व्यक्तिक विधि, मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण एवं अनुदान के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएं। केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। मुस्लिम संस्कृति, धर्म, पर्सनल लॉ और धर्मांध संस्थाओं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को सुरक्षा प्रदान की जाए। मुस्लिम संस्कृति, धर्म, पर्सनल लॉ और धर्मार्थ संस्थाओं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को सुरक्षा प्रदान की जाए। मुस्लिम संस्कृति, धर्म, पर्सनल लॉ और धर्मार्थ संस्थाओं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को सुरक्षा प्रदान की जाए। मुस्लिम तथा हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रिया। नेहरू रिपोर्ट को
नेहरू रिपोर्ट के रूप में देश के भावी संविधान की रूपरेखा का निर्माण राष्ट्रवादी नेताओं की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यद्यपि आरंभ में उन्होंने प्रशंसनीय एकता प्रदर्शित की, किंतु सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे को लेकर धीरे धीरे उनके बीच विवाद गहरा गया। नेहरू रिपोर्ट के रूप में देश के भावी संविधान की रूपरेखा का निर्माण राष्ट्रवादी नेताओं की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यद्यपि आरंभ में उन्होंने प्रशंसनीय एकता प्रदर्शित की, किंतु सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे को लेकर धीरे धीरे उनके बीच विवाद गहरा गए। दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में अनेक प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने 4 मांगों को संविधान के प्रस्तावित मसौदे में जोड़ने की मांग की। दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में अनेक प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने 4 मांगों को संविधान के प्रस्तावित मसौदे में जोड़ने की मांग की। सिंध को एक अलग राज्य बनाया जाए। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को वही दर्जा दिया जाए जो अन्य प्रांतों को मिला हुआ है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को वही दर्जा दिया जाए जो अन्य प्रांतों को मिला हुआ है। केंद्रीय विधायकों में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व मिले। केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व मिले। पंजाब और बंगाल में प्रतिनिधित्व का अनुपात आबादी के अनुपात होता था। अन्य प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटों का मौजूदा आरक्षण बरकरार रहे। पंजाब और बंगाल में प्रतिनिधित्व का अनुपात आबादी के अनुपात होता था। अन्य प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटों का मौजूदा आरक्षण बरकरार रहे। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा हेतु सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपरोक्त मांगों को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू होते ही जिन्ना ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। परिणामतः मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गई था। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी एवं आगा खां के गुट से जाकर मिल गए। इसके पश्चात मार्च 1929 को जिन्ना ने अलग से 14 सूत्रीय मांगें पेश की। यहीं से आधुनिक भारतीय इतिहास में ब्रिटिशों द्वारा बोया गया सांप्रदायिकता का बीज का पेड़ का रूप धारण किए हुए सामने आया। दिसंबर 1928 में दिल्ली में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा हेतु एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपरोक्त मांगों को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू होते ही जिन्ना ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। परिणामतः मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गई तथा मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी एवं आगा खां के गुट से जाकर मिल गई। इसके पश्चात मार्च 1929 को जिन्ना ने अलग से 14 सूत्रीय मांगें पेश की। यहीं से आधुनिक भारतीय इतिहास में ब्रिटिशों द्वारा बोया गया सांप्रदायिकता का बीज पेड़ का रूप धारण किए हुए सामने आया। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगें संविधान का भावी रूप संघीय तथा प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की जाए। संविधान का भावी रूप संघीय तथा प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की जाए। देश के सभी विधानमंडलों तथा सभी प्रांतों की अन्य निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण दिया जाए। देश के सभी विधानमंडलों तथा सभी प्रांतों की अन्य निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त एवं प्रभावी नियंत्रण दिया जाए। सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता प्रदान की जाए। सांप्रदायिक समूह का निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाए। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किया जाए। सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, प्रचार एवं शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, प्रचार एवं शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। सभी संप्रदायों से भविष्य में किसी प्रदेश के गठन या विभाजन में बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की अक्षुण्णता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। सभी धर्म को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, प्रचार एवं शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। सभी संप्रदाय को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, प्रचार एवं शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। भविष्य में किसी प्रदेश के गठन या विभाजन में बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की अक्षुण्णता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। भविष्य में किसी प्रदेश के गठन या विभाजन में बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की अक्षुण्णता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। सिंध को बम्बई से पृथक कर एक नया प्रांत बनाया जाए। किसी निर्वाचित निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें।
किसी निर्वाचित निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें। सभी सरकारी सभाओं में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिए जाए। सभी सरकारी सभाओं में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिए जाए। अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए जाए। अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान एवं उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किए जाए। संविधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृति, भाषा, व्यक्तिक विधि, मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण एवं अनुदान के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाए। संविधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृति, भाषा, व्यक्तिक विधि, मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण एवं अनुदान के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाए। केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। मुस्लिम संस्कृति, धर्म, पर्सनल लॉ और धर्मार्थ संस्थाओं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को सुरक्षा प्रदान की जाए। मुस्लिम संस्कृति, धर्म, पर्सनल लॉ और धर्मार्थ संस्थाओं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को सुरक्षा प्रदान की जाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।